अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो है एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है, वो बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। और इसके साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हीट है वो रिलीज़ होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी जनरेट होते हैं। तो हम लोगों ने, अगर आप लोग रिकॉल करें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एक कर्व जो है वो स्टडी किया था, जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते थे और जो हैवियर न्यूक्लियाई थे वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जो लाइटर है उनका भी और जो हैवी न्यूक्लियाई हैं उनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कम होती है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। तो ये दो तरह के फिशन रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्पॉन्टेनियस फिशन एंड सेकंड वन इज़ द इंड्यूस्ड फिशन रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस फिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास नेचुरली रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंटरमीडिएट दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, न्यूट्रॉन्स एमिट करते हैं प्लस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस फिशन रिएक्शन कहलाता है। तो स्पॉन्टेनियस फिशन रिएक्शन बहुत कम होता है, जो रेयरली जो है हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई उनके अंदर ये सिर्फ पाया जाता है, जैसे कैलिफोर्नियम इसके अंदर होता है। और इंड्यूस फिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है वो की जाती है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये है कि उसके अंदर बम्बार्डमेंट उसके ऊपर की जाती है किसी भी न्यूट्रॉन की, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो क्या करते हैं, दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है तो ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ये एनर्जी दो तरह से यूज़ की जा सकती है। एक हमारे पास एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है, और दूसरा जो है जिसको हम बेनिफिशियल पर्पसेस में यूज़ करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, जिसमें हमारे पास कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन यूज़ होता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं। अब हम डिस्कवरी की बात करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस फिशन रिएक्शन की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। फर्मी और उसके कॉलीग्स जो हैं उन्होंने ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स जो हैं वो जनरेट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बेरियम का हमारा एटम जो था वो रिलीज़ हुआ। उन्होंने जब उसके ऊपर फर्दर जो है वो स्टडी किया, उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई, तो उन्होंने देखा दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई जो हैं वो रिलीज़ हुए। तो उन्होंने वहाँ से न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ मिलता है, एक कंपाउंड न्यूक्लियाई बनता है। उसके बाद जो है ये न्यूट्रॉन कैप्चर होता है और बीटा डीके परफॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है और साथ में न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है, और उसके बाद ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो अगर हमारे पास जो है ये न्यूट्रॉन U-238 के साथ मिलता है, कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो जनरेट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन ही हो, हमारे डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो जनरेट हो सकते हैं। दो हमारे पास इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई आएंगे, प्लस न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे, प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। अब हम लोग फिशन चेन रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास जो है ये दो तरह से फिशन चेन रिएक्शन है, एक कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन ये है कि हम उसे इनिशियल स्पीड पे मूव करवाते हैं कि एक न्यूट्रॉन जो है जब यूरेनियम के साथ मिलता है तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, 3 में से सिर्फ एक फिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, बाकी 2 को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं या स्कैटर्ड करवा देते हैं। तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड से मूव करता है, तो वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो हमारे पास जो है वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन होता है, जिसमें 3 जनरेट होने वाले न्यूट्रॉन्स फर्दर 3 यूरेनियम के साथ मिलकर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे और 9 न्यूट्रॉन्स को जनरेट करेंगे। तो जो न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन जो कंट्रोल्ड है वो रिएक्टर में यूज़ होता है, और जो अनकंट्रोल्ड है वो हमारे पास न्यूक्लियर बम या फिर एटॉमिक बम के अंदर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो न्यूक्लियाई जो है वो फिशन रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि जब भी कोई भी हमारे पास एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 फोर्सेस होती हैं, एक न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स और एक कूलम्स रिपल्सिव फोर्स। न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान में सेम होती है, लेकिन जो कूलम्स रिपल्सिव फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान में होती है। तो जिस पॉइंट पे न्यूक्लियर कूलम्स फोर्स डोमिनेट कर जाती है अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो फिशन रिएक्शन हो जाता है ड्यू टू दैट कूलम्स रिपल्सिव फोर्स। अब हम डिस्कशन करते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये कर्व है, जिसमें
ये हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई है। इसका जो यूरेनियम है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है, और जो हमारे पास इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं उनकी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की इक्वल एनर्जी होती है। तो अगर एक यूरेनियम के न्यूक्लियस की बात की जाए उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी U238 में फाइंड आउट की जाए तो हम इसको मैस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 1809 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। अगर ये दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो ये 119 जो मैस नंबर है इसमें होगा, जो कि लेड है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जब दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है, और जब इसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट की जाएगी वो 2023 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है डॉटर न्यूक्लियाई की इज़ ग्रेटर दैन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द यूरेनियम। तो इसका मतलब यूरेनियम जो है क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब यूरेनियम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिफरेंस है एनर्जी का उतनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। इसका मतलब ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है ये हमारे पास 214 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी। ये एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में जो है वो आ सकती है। मोस्टली ये अपेयर होती है 80% जो है वो काइनेटिक एनर्जी फिशन फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होती है। अगर हमारे पास डेल्टा ई जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास डिके प्रोबेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई जो है वो उसमें डिके होते हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, उसमें हमारा हैवी न्यूक्लियाई जो है वो मोस्टली कन्वर्ट होता है। अब अगर देखा जाए तो स्पॉन्टेनियस फिशन जो है यूरेनियम U238 की वो पॉसिबल है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है जितनी हमारे पास स्पॉन्टेनियस अल्फ़ा डिके होता है। मींस के अल्फ़ा डिके की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है लेकिन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी कम है U238 में। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्यों इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है न्यूक्लियर फिशन की रादर दैन अल्फ़ा डिके। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनहिबिट्स करती है फिशन को यूरेनियम U238 में? इनहिबिट्स का मतलब है उसको रोकना एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा डिके। तो यहाँ पे हाफ लाइफ की बात की गई है अल्फ़ा डिके के लिए भी और न्यूक्लियर फिशन के लिए भी। अब हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि कितना कूलम बैरियर होता है जो रोकता है हमारे पास जो अल्फ़ा डिके प्रोसेस के लिए। तो कूलम बैरियर जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट करने लगे हैं फिशन के लिए, और कूलम बैरियर अल्फ़ा डिके के लिए भी होता है। अब हम लोग हाइट जो है वो कूलम बैरियर की फाइंड आउट करेंगे। V = 1/4πε0 G1 G2 R क्या है, R1 + R2 है। अगर दो फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास लेड के तो हमारे पास R1 + R2 और R1 = R0 e की पावर 1/3। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे हमारे पास R की वैल्यूज़, और ये हमारे पास ये इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी तो V जो है वो पोटेंशियल आ गया 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये मैक्सिमम हाइट है कूलम बैरियर की, जो कि कूलम बैरियर वो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है, वो पोटेंशियल है जो रोकता है फिशन होने से, कि इस कूलम बैरियर की वजह से हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो नहीं होता। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो डेल्टा ई जो थी वो U238 के लिए वो थी हमारे पास 214 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसका मतलब कूलम्स बैरियर जो है वो ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जो डेल्टा ई जो एनर्जी का डिफरेंस था वो कम था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्योंकि बैरियर ज़्यादा है एनर्जी कम है तो इस वजह से यहाँ पे U238 जो है यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन नहीं करता। अगर डेल्टा ई जो है वो हमारे पास अगर हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एनी पार्टिकल, जो कि एक्सटर्नल सोर्स जो है वो देगा ताकि इसको बैरियर को जो है वो ओवरकम किया जाए। तो अगर डेल्टा ई अगर V के इक्वल होती है तो फिशन के गुड चांसेस होते हैं। अगर डेल्टा ई इज़ ग्रेटर देन V तो स्पॉन्टेनियस फिशन होती है। अगर डेल्टा ई इज़ लेस देन V होगी तो इंड्यूस्ड फिशन होगी। इसका मतलब ये है कि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी फिशन रिएक्शन के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमें देनी होती है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो सके उसके अंदर। वो एनर्जी फाइंड आउट करने लगे हैं जो किसी भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती है।
तो फिशन एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर A=280 होता है तो इसकी बहुत कम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। लेकिन अब हम लोग सेमी एम्पिरिकल मैथ्स फार्मूला में लिक्विड ड्रॉप मॉडल को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे कि कितनी हमें जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सेमी एम्पिरिकल मैथ्स फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ये हमारे पास सेमी एम्पिरिकल मैथ्स फार्मूला है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टर्म्स थी, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम टर्म थी, सरफेस टर्म थी, कूलम्स टर्म थी, एसिमेट्रिक टर्म थी और उसके बाद पेयरिंग टर्म थी। तो इसमें सबसे पहले ये स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप नॉन स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ये इलोंगेटेड एक शेप है उसमें कन्वर्ट होती है और ये 2 इंटरमीडिएट न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखने लगे हैं कि ये इनिशियली जो था वो स्फेरिकल था और फाइनल जो था वो हमारे पास नॉन स्फेरिकल था। अगर इसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है लेकिन सिर्फ शेप जो है वो चेंज होती है, तो इसमें देखें हमारे पास जो था पहले वॉल्यूम जो स्फीयर का था 4/3πr³ था, अब हमारे पास A×b² है। ए बी जो है वो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो एलिपोसाइड जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे A और B जो है उसकी वैल्यू R×1 + E और R×1 + E⁻⁻⁻², ये एसेंट्रिसिटीज़ जो हैं वो इसकी कहलाती हैं एलिप्स की। वैल्यूज़ पुट की हम लोगों ने, तो ये हमारे पास 4/3πr³ और ये हमारे पास जो है वो इसकी इक्वल आ गया, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है वो दोनों केसेस में सेम है। चाहे एलिप्स है चाहे स्फेरिकल है, वॉल्यूम जो है वो दोनों के लिए सेम था। अब सरफेस टर्म जो है उसको देखते हैं नॉन स्फेरिकल शेप के लिए, जिसका मोर सरफेस एरिया है। अब दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल नहीं होगी, एरिया 4πr² के इक्वल होता है और अगर स्फेरिकल है, अगर नॉन स्फेरिकल है तो इस केस में सरफेस एरिया 4πr² × 1 + 2/5 E² + हायर टर्म्स हमारे पास हैं। तो इसको अगर इंक्लूड करते हैं हम लोग नॉन स्फेरिकल के लिए, हमारे पास जो एनर्जी है वो ग्रेटर होती है स्फेरिकल की निस्बत, तो ये इसकी वैल्यू है। फिर कूलम्स जो हमारे पास टर्म है स्ट्रेचिंग की वजह से ये भी ग्रेटर होती है, इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर देगी नॉन स्फेरिकल के केस में। तो ये 1 - 1/5 E² + हायर टर्म्स है हमारे पास। अगर स्फेरिकल शेप है तो इसकी जो है ये देखें एनर्जी थी वो इसकी इक्वल है, अगर नॉन स्फेरिकल है तो इसकी एनर्जी इसकी इक्वल है। अब हम स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल के केस में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि तो दोनों वैल्यूज़ को जो है वो हम लोगों ने पुट कर दिया, तो डिफरेंस इन एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ΔE। ΔE को हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ΔE की ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ΔE अगर हमारे पास ये जो है ये ΔE एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तो इट मीन्स क्या होगा, सेकंड टर्म अगर फर्स्ट टर्म से ग्रेटर होगी, अगर ये वाली टर्म जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव से बड़ी होगी तो फिर हमारे पास जो है वो ΔE पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हम लोग गेन करेंगे एनर्जी थ्रू स्ट्रेचिंग। जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा वो एनर्जी गेन करेगा और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस पे अनस्टेबल हो जाएगा अगेन स्ट्रेचिंग और जो है वो फिशन रिएक्शन परफॉर्म कर देगा। फिशन की कंडीशन क्या होती है, सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से ग्रेटर हो, जब भी ग्रेटर पुट की वैल्यू तो ये हमारे पास E² इज़ ग्रेटर देन 47। तो ये इसकी कंडीशन है न्यूक्लियर फिशन की। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशन, करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशन फ्रेगमेंट्स की तो देखेंगे नंबर ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन्स को, रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस को और फिशन क्रॉस सेक्शन को, एनर्जी इन द फिशन कि हमारे पास रिक्वायर्ड कितनी एनर्जी होती है किसी भी फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए और इसमें एनर्जी रिलीज़ कितनी होती है। तो मैस डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि मैस डिस्ट्रीब्यूशन। देखें मैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें इक्वल जो मैस के न्यूक्लियाई हैं वो एमिट नहीं होते। एक जो हमारे पास है वो हैवियर होता है और एक लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो n जो है वो न्यूट्रॉन, x जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई को, a + b, a b जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई को और an जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंपेरेबल मैस नंबर होते हैं जो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसके मैस जो है वो दोनों के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम नहीं होते। इसमें स्प्रेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। तो यहाँ पे ये दो जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है फिशन फ्रेगमेंट्स की देखें, इसमें
कर्व में ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की यील्ड जो है वो सेम है, लेकिन एक जो है उसके लिए मैस नंबर ये है, दूसरे के लिए मैस नंबर जो है वो ये है। अगर हमारा हैवी फ्रेगमेंट होता है तो यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग लाइट फ्रेगमेंट जो है वो सेम यील्ड के साथ ज़रूर प्रेजेंट होता है। अगर ये लाइटर है तो इसके लिए हैवी जो है वो सेम यील्ड के लिए ये देखें ये प्रेजेंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास जो है वो मैस नंबर स्प्रेड होता है, जो कि अगर लाइटर न्यूक्लियाई है तो वो 85 to 105 है। अगर हमारे पास जो है वो लाइटर न्यूक्लियाई है तो इसके केस में ब्रॉड पीक जो है वो 95 के ऊपर एक ब्रॉड पीक जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन होती है। अगर हमारा जो है हैवी न्यूक्लियाई है, इसकी हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो जो मैस नंबर स्प्रेड है वो 130 to 150 होता है और इसमें ब्रॉड पीक जो है वो 140 के ऊपर आती है। हमारे पास हाई एनर्जी फिशन प्रोसेस के लिए फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज़ होते हैं और मैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेवरेबल होती है इक्वल मैसेज के लिए। फास्ट न्यूट्रॉन्स की बात की जा रही है। नंबर ऑफ़ एमिटेड न्यूट्रॉन्स, हमारे पास एमिट होने वाले न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने इसमें जनरेट होते हैं। तो फिशन फ्रेगमेंट्स जो है ये हाईली रिच होता है न्यूट्रॉन्स में, क्योंकि ये शेड करता है न्यूट्रॉन्स को। जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं वो अगर स्पॉन्टेनियसली एमिट होते हैं 10⁻⁻⁶ सेकंड्स में फिशन रिएक्शन के, तो हम इसको कहते हैं कि ये प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। लाइक ये फास्ट न्यूट्रॉन्स हमारे पास कहलाते हैं। एक थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, फास्ट न्यूट्रॉन्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो बेसिकली हाई एनर्जी के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं। फ़ौरन से जैसे ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन परफॉर्म होता है उसी वक्त ही जनरेट होते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट, अगर एवरेज नंबर ऑफ़ प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो ये हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ़ प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स हैं जो कि जनरेट होते हैं। हमारे पास प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स के साथ साथ डिलेड न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं। डिलेड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कब होते हैं, जब हमारे पास जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उसके जो बाकी उससे बनने वाले जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनमें फिशन फ्रेगमेंट्स जो हैं उनमें जब कोई भी डिके होता है, लाइक बीटा डिके होता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में उसमें से जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं। जो इसके नतीजे में न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं जो कि फिशन फ्रेगमेंट से होते हैं, हम उनको डिलेड न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। तो अगर ये पिछली एग्जांपल देखी जाए जिसमें हमारे पास जो है वो ग्राउंड स्टेट में जब भी हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है तो उस केस में अगर फ़ौरन से न्यूट्रॉन्स एमिट हो जाए वो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं, वो फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अगर उसके जो हमारे पास फिशन फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे से फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, कोई भी डिके प्रोसेस करवाते हैं, उसके बाद जो उसके डॉटर न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए या तो वो गैमा एमिशन करता है या फिर वो न्यूट्रॉन्स को एमिट कर देता है। गैमा एमिशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 98.6% है और जबकि न्यूट्रॉन एमिशन की प्रोबेबिलिटी 1.4% है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमारे पास जो डिलेड न्यूट्रॉन्स हैं वो 100 फिशन में से जो है वो एक के अंदर डिलेड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं। हमारे पास डिलेड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एसेंशियल हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए। अब रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस की बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस में हमारे पास कौन से होते हैं। जो भी हमारे पास इनिशियल फिशन फ्रेगमेंट्स होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी न्यूक्लियर फिशन के नतीजे में बनने वाले जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनको हम फिशन फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं, वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं। वो फ़ौरन से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी भी पार्टिकल को एमिट करते हैं, कोई भी रेडिएशंस को एमिट करते हैं और जो है वो स्टेबल न्यूक्लियर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर फिशन क्रॉस सेक्शन की बात की जाए, फिशन क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो U235 की प्रोबेबिलिटी थर्मल न्यूट्रॉन्स, देखें यहाँ पे एनर्जी और फिशन क्रॉस सेक्शन की बात की गई है। ये देखिए ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर, जिसकी एनर्जी कम होगी वो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन्स होंगे। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स जो हैं वो U235 जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ मिलके जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन परफॉर्म कराता है, जबकि U238 जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन्स के थ्रू होता है। और जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास U235 के लिए 3 टाइम्स ग्रेटर है U238 से। और ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्रॉस सेक्शन प्रोबेबिलिटी फिशन की डिस्कस की गई है कि फिशन की प्रोबेबिलिटी रेडियो एक्टिव कैप्चर की निस्बत ज़्यादा है और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है।
और उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास U238 में फिशन रिएक्शन हो, तो ये थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ कोई इसमें फिशन नहीं होगी। अगर हम लोग ये फिशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमें फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। फास्ट न्यूट्रॉन्स ऐसे न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। एनर्जी इन फिशन, एनर्जी रिक्वायर्ड इन फिशन और एनर्जी रिलीज इन फिशन। अब हम लोग एनर्जी रिक्वायर्ड इन फिशन की बात करते हैं कि हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि फिशन क्रॉस सेक्शन जो है U235 के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू U238 थर्मल न्यूट्रॉन्स। मैंने पीछे भी बात की है कि थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं U235 के साथ जो है वो ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है उसका रादर दैन U238। तो अब हम लोग बात करेंगे U235 के लिए क्यों ज़्यादा है थर्मल न्यूट्रॉन्स का, जबकि U238 के लिए थर्मल न्यूट्रॉन्स का क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होता है। इसमें इस बात को डिस्कस करते हैं। जो मेजर हिंड्रेंस होती है किसी भी फिशन के लिए वो कूलम्स बैरियर है। तो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है इसको क्रॉस करने के लिए। इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट किया गया है बाय यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो किसी भी फिशन रिएक्शन के लिए ज़रूरी है वो इसके इक्वल है। तो अगर U235 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट किया जाए तो हमारे पास जो है वो ये फार्मूला जो है वो मैंशनड है। और ये देखें, अगर हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियर जो है वो बनता है, ये कंपाउंड न्यूक्लियर U236, ठीक है, U235 से U236 बनता है। तो अगर हमारे पास न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है, कम होने का मतलब ये है कि इसकी ये थर्मल रीजन में है। थर्मल रीजन में ये है मतलब इनके पास सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी है। तो हमारे पास जो है वो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो फाइंड आउट की जाए तो 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है U235 की। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए तो ये हमारे पास 6.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है जो किसी भी फिशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है वो कम है और एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा है। एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में जब हमारा न्यूक्लियर जो है वो चला जाता है तब उसकी एनर्जी देखें। एक्साइटेड स्टेट में जब वो चला गया उसकी एनर्जी ज़्यादा है और जो उसका फिशन के लिए रिक्वायर्ड है वो एनर्जी कम है। इसलिए यहाँ पर थर्मल न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं और यहाँ पर ज़ीरो एनर्जी के साथ भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर U238 की बात की जाए उसमें एक्साइटेशन एनर्जी 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जबकि एक्टिवेशन एनर्जी 6.6 है। इसका मतलब जो फिशन रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है, उसकी अपनी जब न्यूट्रॉन वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी एनर्जी कम है। इसका मतलब ये U238 जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। इसके लिए रिक्वायर्ड है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर अप्रॉक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी कोई न्यूट्रॉन आएगा तो वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन परफॉर्म कर देगा, क्योंकि 0.8 जो है वो एनर्जी ये गेन कर लेता है। सिर्फ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी अगर कोई न्यूट्रॉन आएगा तो वो इसको कंपनसेट कर देगा बाय क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग क्या होती है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो ज़्यादा देर तक कोलाइड करता है, ड्यूरिंग कोलिजन वो इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि वो उस एनर्जी गेन करके वो बाहर आ सके। तो अगर हमारा जो न्यूट्रॉन है उसके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, इसीलिए U238 जो है वो फिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं विद द फास्ट न्यूट्रॉन्स, क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन्स के पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल एनर्जी होती है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इसकी पेयरिंग एनर्जी टर्म की, तो कि इसमें क्यों डिफरेंस आता है दोनों की एनर्जी में। तो डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि अगर हम लोग देखें U235 की बात करें तो U235 के केस में ऑड इवन पेयरिंग है। ऑड इवन पेयरिंग मतलब U235 है, इसमें ऑड इवन है कि 92 है एटॉमिक नंबर, मास नंबर U235 है। तो इसका मतलब ऑड इवन पेयरिंग में पेयरिंग टर्म जो है वो 0 होगी, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो इस केस में कम होगी। लेकिन जब हमारा जो कंपाउंड न्यूक्लियर है वो U236 है उसमें हमारे पास इवन पेयरिंग है। इवन पेयरिंग में पेयरिंग टर्म जो है वो 0 नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है। तो इसी वजह से U236 जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, U235 की एनर्जी कम है, इसीलिए हमारे पास ये टाइटली बाउंड स्टेट है U236 और U235 जो है वो लूजली बाउंड स्टेट है, इसीलिए वो कम स्टेबल स्टेट से ज़्यादा स्टेबल स्टेट की तरफ मूव करता है। U235 जो है वो अबंडेंट नहीं है नेचर में, और हमारे पास जो है जब U235 U236 में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इसकी इंक्रीज़ हो जाती है बाय द फैक्टर विच इज़ पेयरिंग एनर्जी टर्म, जो कि ये हमारे पास जो है वो
पॉजिटिव सिग्मा। उसके बाद ये जो हमारे पास U238 है, इसकी बात की जाए तो U238 में जब कंपाउंड न्यूक्लियाई जो है वो बनता है तो ये हमारे पास U239 हो जाता है। पहले ये इवन केस है जिसमें पॉजिटिव होगी और ये बाद में जो है वो नेगेटिव हो जाती है, इसलिए ये लेस स्टेबल स्टेट है। मैं डायग्राम